के बारे में पढ़ेंगे। इसे रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस कहते हैं। ये पोषण की वो मात्रा जो भोजन में उपस्थित होती है उसके बारे में बताता है। भारतीयों के लिए जो भोजन निर्धारित किया गया है वो ICMR ने रिकमेंडेशंस दी हैं। एक अच्छे स्वस्थ जीवन के लिए बच्चों और वयस्कों के लिए कितनी मात्रा में ऊर्जा एवं प्रोटीन की आवश्यकता होती है इसके बारे में बताया गया है। डाइटरी अलाउंस जो बताए गए हैं वो संदर्भ पुरुष एवं संदर्भ स्त्री के बारे में बताए गए हैं। संदर्भ पुरुष का भार 55 किलो होना चाहिए, आयु 20 से 39 ईयर्स होनी चाहिए, वो स्वस्थ होना चाहिए, 8 घंटे उसे मॉडरेट वर्क करना चाहिए और 8 घंटे सोना चाहिए, थोड़ा हल्का वर्क भी करना चाहिए। जो संदर्भ स्त्री है उसका शारीरिक भार 43 किलो, एज 20 से 39 ईयर्स, इसे भी 8 घंटे मॉडरेट वर्क करना चाहिए, 8 घंटे सोना चाहिए और बाकी थोड़ा हल्का फुल्का कार्य करना चाहिए। ऐसे संदर्भ स्त्री और पुरुष के लिए ICMR ने जो भोजन रिकमेंड किया है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो कितनी कैलोरीज और कितनी प्रोटीन की आवश्यकता है ये बताया गया है। अगर भार शारीरिक भार ज़्यादा है तो वो मात्रा बढ़ जाएगी और कम है तो थोड़ी मात्रा घट जाएगी। इसमें ऊर्जा है, प्रोटीन है और विटामिन की मात्रा के बारे में बताया गया है। प्रोटीन जो है वो बताया गया है कि प्रति किलो शारीरिक भार के लिए 1 ग्राम प्रोटीन लेनी चाहिए। भारतीय जो है प्रायः वेजिटेरियन भोजन लेते हैं तो उनको जो प्रोटीन्स मिलती है वो मिश्रण होती है जो वनस्पतिक भोज्य पदार्थों से प्राप्त होती हैं और इससे उनकी बायोलॉजिकल वैल्यू बहुत अच्छी होती है। परंतु जंतु स्रोत की जो प्रोटीन्स हैं उनकी सुपीरियर बायोलॉजिकल वैल्यू होती है। अतः छोटे नवजात बच्चों में, छोटे बच्चों में, गर्भस्थ महिलाओं में और नर्सिंग वुमेन में ये कहा गया है कि जो पूर्ण प्रोटीन वो लेते हैं उसका 25% भाग जंतु स्रोत से आना चाहिए। वो स्रोत हो सकते हैं दूध, अंडा, मीट, फिश इत्यादि। जो वसा है वो बहुत संतुलित मात्रा में ग्रहण करना चाहिए। पूर्ण कैलोरी आवश्यकता का 15% भाग जो है वो वसा से आना चाहिए। इसके लिए करीब 15 ग्राम वनस्पति तेल का उपयोग करना चाहिए और ये तेल ऐसा होना चाहिए जो हमें आवश्यक वसी अम्ल दे, क्योंकि वो हमारा शरीर बना नहीं सकता है। तो हमारी जो 4% कैलोरी आवश्यकता है वो आवश्यक वसी अम्ल लाइनोलिक और लाइनोडेनिक अम्ल से प्राप्त होनी चाहिए। पूर्ण भोजन से 60 से 65% भाग कैलोरी का कार्बोहाइड्रेट से आना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट भी भिन्न प्रकार के लेने चाहिए, इसमें पॉलीसैकेराइड्स वगैरह भी युक्त होने चाहिए। फिर फास्फोरस और मिनरल्स जैसे कि मैग्नीशियम, कॉपर और आयोडीन, इनके लिए अलग से नहीं मान लिखा गया है क्योंकि ये कई सारे भोज्य समूह में उपस्थित होते हैं, इसलिए इनको नहीं मेंशन किया जाता है। विटामिन की आवश्यकता होती है, वो रेटिनॉल या बीटा कैरोटीन के रूप में हो सकता है। बीटा कैरोटीन जो है वो प्रोविटामिन ए है और इसकी रिकमेंडेड अलाउंस जो है वो 5000 इंटरनेशनल यूनिट्स प्रति दिन होती है। विटामिन डी की आवश्यकता करीब 2.5 माइक्रोग्राम्स ऑफ विटामिन D3 या 100 इंटरनेशनल यूनिट्स होती है। विटामिन बी प्रति 1000 कैलोरी के आवश्यकता अनुसार परिवर्तित होता है। तो यदि 1000 कैलोरीज यूज कर रहे हैं तो थायमीन की मात्रा 0.5 मिलीग्राम होगी, राइबोफ्लेविन 0.55 मिलीग्राम और नियासिन 6.6 मिलीग्राम है। इसमें ट्रिप्टोफैन की मात्रा इंक्लूडेड है। फिर जो RDA है वो किसी रोगग्रस्त रोगी के प्रॉब्लम्स के अनुसार आहार नहीं बताता है, ये संतुलित मात्रा में कितना भोजन लेना है बस यही बताता है। क्या कारक RDA को प्रभावित करते हैं? तो आयु प्रभावित करती है। नवजात शिशुओं को ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है क्योंकि नए ऊतकों का निर्माण हो रहा है, तो अधिक प्रोटीन प्रति केजी बॉडी भार आवश्यकता होती है और इन बच्चों का BMR भी एडोलेसेंट बच्चों से अधिक होता है, इसकी आवश्यकता होती है। लिंग के अनुसार परिवर्तित होता है। जो एडोलेसेंट गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं, उनको आयरन की अधिक आवश्यकता होती है लड़कों की तुलना में,
क्योंकि उनको मेंसेस के कारण लौह जो है वो शरीर से निकल जाता है। फिर शारीरिक साइज आकार, यदि कोई पर्सन जो है मनुष्य लंबा है और हेवीली बिल्ट है, शारीरिक भार अधिक है, तो उसे अधिक कैलोरी की आवश्यकता होगी क्योंकि इसका शारीरिक सरफेस एरिया अधिक होता है। फिर फिजियोलॉजिकल कार्य की अवस्था पर निर्भर करेगा। गर्भस्थ महिलाओं की पोषण की आवश्यकता बढ़ जाती है क्योंकि उन्हें खुद के लिए भी पोषण चाहिए और भ्रूण को अच्छा पोषण देने के लिए, भ्रूण के विकास के लिए अच्छा पोषण देने के लिए भी अधिक पोषण की आवश्यकता होती है। फिर किस प्रकार का हम कार्य कर रहे हैं इस पर भी ऊर्जा की आवश्यकता निर्भर करती है। जो अधिक श्रम करते हैं उन्हें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। RDA का उपयोग निम्नलिखित कार्यों के लिए किया जाता है। जो स्कूल के बच्चों के लिए लंच प्रोग्राम्स बनते हैं, जो मिड डे मील्स बनते हैं, उसमें इस आधार पर उनका खाना निर्धारित किया जाता है। इसके अतिरिक्त जो भोजन दिया जा रहा है और जो मनुष्य खा रहा है उससे उसके स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ता है उसका अध्ययन किया जाता है। फिर कितनी एडिक्वेसी है वो भोजन, पर्याप्त है या नहीं है, वो सारे पोषण सप्लाई कर रहा है इसके बारे में बताता है। और अंत में ये जो भोजन तत्व दे रहा है और उनका पोषण के मध्य जो संतुलन और संबंध है उसका अध्ययन के बारे में बताता है।